Okay, hello students. Okay, now today we will start about the acceleration due to gravity. Okay, ये acceleration क्या होता है, acceleration due to gravity, और how we can calculate the numerical value of acceleration due to gravity. ओके अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देख रखा था दैट किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और जब किसी को आप नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? तो हम लोगों ने ये देख रखा था कि भाई अर्थ का सरफेस जो होता है, अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, अर्थ का अट्रैक्शन नीचे की ओर लग रहा है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक ऑपोजिट फोर्स काम कर रहा है। और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। ओके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, नाउ जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे की ओर फेंकते हैं तब उसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है और एक फोर्स नीचे की ओर कंटिन्यूअस काम कर रही है, कंटिन्यूअसली काम कर रही है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। तो अब इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर या नीचे की ओर फेंका जाएगा, उस पर एक फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगा, और इस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट काम करेगा, जिस एक्सेलरेशन के कारण जो है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ये जो वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये कांस्टेंट रेट से होती है। ठीक है, और उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, कांस्टेंट रेट को, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज होता है, उस कांस्टेंट रेट को हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किस कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ग्रेविटी के कारण। ओके, तो यहां पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड as the uniform acceleration produced in a freely falling object। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्रेविटी के अंदर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अंडर जो है अगर मूव करती है, तो हम उसको फ्री फॉल कह देते हैं। इसीलिए किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं या नीचे की ओर फेंकते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। और ऐसे ऑब्जेक्ट में जब एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, वो एक कांस्टेंट रेट से होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस के लिए एक्चुअली अर्थ के सरफेस के लिए वैल्यू कितना होता है और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक्चुअली इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। एक्चुअली हम लोग इसको डिनोट करते हैं जी से, जी फॉर ग्रेविटी। और अर्थ के सरफेस के लिए इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है क्या? ये एक्चुअली में एक्सेलरेशन है जो कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है, और किसके कारण? तो ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं? ओके, सपोज दैट ये हमारे पास अर्थ हो गया। ठीक है, इसका मास हमारे पास कैपिटल M, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये हो गया रेडियस। ठीक है, ये जो हो गया रेडियस। ठीक है, और इस अर्थ के सरफेस से सपोज दैट कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका मास है स्मॉल m।
ठीक है। अर्थ के मास को हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके सरफेस पे या उसके सरफेस के कुछ हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। अब जरा सोचिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट से आप रिलीज कीजिएगा तो किधर गिरेगा? नीचे की ओर। वो किधर गिरेगा? नीचे की ओर। ठीक है, अच्छा, अब तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट of mass m is released from a certain height, from a certain height, okay, released from a certain height from the surface of the earth. ठीक है, अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर जो है इसको रिलीज किया जाता है। अब देखिए, सपोज दैट कि अगर इसको किसी सरफेस से किसी सर्टेन हाइट से इसको अगर रिलीज करते हैं तो ये नीचे की ओर गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करती है। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करती है। इस फोर्स को आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी। इसी को हम ग्रेविटी या फिर तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ बोलेंगे। तो अब अगर कैलकुलेट किया जाए तो फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on the object due to earth। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। अर्थ के कारण इस ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है, कैसे हम लोग उसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो भाई हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास उस फोर्स का वैल्यू क्या था? फोर्स का वैल्यू हमारे पास था G इंटू m1 इंटू m2 बाई r का स्क्वायर। r के जगह पर क्या हो जाएगा? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r प्लस h। कैपिटल M क्या हो गया? मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल m क्या हो गया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जिसके बीच में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब सोचिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस पर एक फोर्स नीचे की ओर काम कर रही है, इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाइएगा और वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा तो उस पर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। सपोज दैट कि इस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है a, ठीक है, किधर? तो नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे F इक्वल टू, नाउ सिंस इफ A इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, सी, इस फोर्स के वैल्यू को अगर हम इसके जगह पे रखेंगे, क्योंकि ये क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? फोर्स एज कैलकुलेटेड बाय द मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा? m इंटू ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r प्लस h का स्क्वायर। तो ये क्या स्मॉल m कैंसल आउट हो गया। तो भाई हमारे पास बचा क्या? A इक्वल टू क्या बचा? G इंटू m बाई r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर अर्थ के रेडियस से इस हाइट को कंपेयर करते हैं, सपोज दैट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कुछ हाइट तक ले गए और अर्थ के रेडियस से अगर उसके हाइट को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस से बहुत ही कम होगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई एज कैन बी नेग्लेक्टेड, ये इतना कम होता है कि एज कैन बी नेग्लेक्टेड जब हम अर्थ के रेडियस से हाइट को कंपेयर करते हैं तो हमारा हाइट जो है वो नेग्लेक्टेड, अर्थ के सरफेस से ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाइट पे ले गए और उस समय उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आप उस समय उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बट अभी जिस कंडीशन में अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर आप किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी दूरी पर ले जाते हैं तो उस हाइट को आप अर्थ के रेडियस से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पे रखते हैं नेग्लेक्ट अगर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा ए का, हमारे पास जो ए का वैल्यू आएगा ए का हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर का स्क्वायर, जो कि एच को हमने नेग्लेक्ट मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सिंस ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए क्या है, ए एक, देखो हमने बात किया था कि ये ऑब्जेक्ट किधर गिरना स्टार्ट होती है, नीचे की ओर, किसके कारण गिरेगी, ग्रेविटी के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो हम इस एक्सेलरेशन को जी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हम लोग उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, जी से। तो यहाँ पे ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। तो हमारे पास जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए की जगह पर अगर हम जी रख देते हैं तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, जी हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, इसको तो हम लोग चेंज कर भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली में जी का दो वैल्यू आ जाएगा, जी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट एंड सेकेंडली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस का इनवर्स होता है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्लैनेट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका ग्रेविटी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आप अगर कंपेयर करें मून का और अर्थ के ग्रेविटी का, तो मून का जो ग्रेविटी होगा वो बहुत ही कम होगा, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अर्थ के सरफेस से कम होगा, अर्थ का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके मास में डिफरेंस है, अर्थ का मास ज़्यादा है, मून का मास कम है। और दूसरा कंडीशन ये है कि भाई जैसे जैसे आप किसी भी प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी जो है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है कम होता है। अर्थ के सरफेस से आप जैसे भी ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा उसका ग्रेविटी जो है जी का वैल्यू आपके लिए कम होगा। बट अगर थोड़े मोड़े हाइट को अगर कंपेयर करते हैं तो जी का वैल्यू जो कम होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास था। नाउ वी विल कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू। एक चीज यहाँ पे और देखने वाली बात है कि हमारे पास जी का जो वैल्यू है उसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ना तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, ना ही शेप और साइज पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो था हमारे पास, इसके फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्चुअली में जी का वैल्यू क्या होता है ना, जी का वैल्यू तो हम लोग सभी जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। चलो ये भी ठीक है। मास क्या होता है 6 इंटू 10 टू द पावर कितना 24 किलोग्राम, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ होता है हमारे पास। और आर क्या होता है, तो आर हमारे पास होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। चलो ये हो गया, ठीक है। अब बिठाते हैं हम लोग ए इक्वल टू, सॉरी, तो ये हमारे पास तो जी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जी का वैल्यू, अब अगर वैल्यू रखना शुरू करते हैं, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बाई,
r का वैल्यू हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब जरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, अब अगर 6 और 6.67 को कैलकुलेट मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, g इक्वल टू, इसको और इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो ये हमारे पास आ गया इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 13, है ना, ये आ जाएगा 24 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 13। चलो बाई ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6.4, चलो 6.4 इंटू 6.4 चलो लगभग हमारे पास आ जाएगा 40.96 इंटू 10 टू द पावर 12। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे 40.02 बाई 40.96 इंटू ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 13 माइनस 12 माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, सपोज दैट कि हमारे पास कैलकुलेट करेंगे 0.02 इंटू 10 टू द इंटू 10 बाई 40.96। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सपोज दैट कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 400.2 बाई 40.96, अब अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो समथिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। ठीक है, 9.8। ओके, तो ये जो हमारे पास वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, g का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो इस तरीके से हम अर्थ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बशर्ते कि हम लोगों को उसका मास पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी of that planet. Okay, that's all for today.